अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2 पार्ट नंबर 5। तो जो लेक्चर नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है वो कंटिन्यूशन ही है हमारे अफ़गानिस्तान के चैप्टर की, जिसमें आज हम बात करेंगे कि तालिबान के आने से पाकिस्तान के लिए क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं इन द फ्यूचर। तो स्टार्ट करते हैं प्रोस्पेक्ट्स फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान in the past backed the Taliban regime, but this time Pakistan has tried to exert pressure on Taliban to work for the formation of inclusive government with each ethnic group participation। तो आपको आइडिया है कि 1996 में जब तालिबान पावर्स में आए थे तो उनको लेजिटिमेसी चाहिए थी इंटरनेशनल सोसाइटी में अपनी जो पोजीशन है उसको मेंटेन करने के लिए, बट जो वहाँ पर सिनेरियोज देखे गए रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स एंड स्पेशली वुमेन राइट से रिलेटेड, तो किसी भी स्टेट ने उनकी इस पावर को बैक नहीं किया, बट पाकिस्तान ने कुछ जल्दी कर दी थी और सबसे पहले जो तालिबान की गवर्नमेंट है उसको रिकॉग्नाइज किया। साथ ही साथ यूएई ने भी जो तालिबान हैं उनको रिकॉग्नाइज किया और 2-4 ममालिक थे उन्होंने भी रिकॉग्नाइज कर लिया। बट इस बार जो है तालिबान वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तानी स्टेट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला है कि उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाए, बट जो पाकिस्तानी स्टेट है इस बार उन्होंने उनकी रिकॉग्निशन के लिए कुछ डिमांड्स जो हैं वो नोट डाउन उन्हें करवाई हैं रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स एंड स्पेशली वुमेन राइट्स से रिलेटेड, और साथ साथ जो माइनॉरिटी के राइट्स हैं उनके लिए भी पाकिस्तान ने उनको कंडीशंस जो हैं वो नोट डाउन करवाई हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको रिकॉग्नाइज किया जाए तो आपको इन कंडीशंस पर कंप्लाई करना होगा। तो अगर हम कुछ होप्स की बात करें कि तालिबान के आने से जो पाकिस्तानी स्टेट है उसके लिए क्या उम्मीदें हैं फ्यूचर में, तो फ़िलहाल अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर है वो सिक्योर है, बट हमने कुछ अरसे से जब से तालिबान पावर में आए हैं अगस्त 2021 से हमने देखा कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रिसर्च हो गई हैं, और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं सच एज टीटीपी, उन्होंने बहुत सारे जो ऑपरेशंस हैं वो कैरी आउट किए हैं पाकिस्तानी स्टेट के अगेंस्ट। बट फिर भी जो इंडियन नेटवर्क था रॉ और जो अफ़गानिस्तान की सीक्रेट एजेंसी है एनडीएस जो कि पाकिस्तानी स्टेट के अगेंस्ट काम कर रही थी, जो टीटीपी और बीएलए को फंड कर रही थी, उनका जो नेटवर्क है वो ब्रेक डाउन होने से पाकिस्तान के लिए कुछ होप्स जो हैं वो पैदा हो गई हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड। देन उसके बाद जो तालिबान हैं उन्होंने विल जो है वो शो की है कि हम भी सीपैक को ज्वाइन करना चाहते हैं और बीआरआई का जो प्रोजेक्ट है उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। होप्स में आप एक और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं कि अगर दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो मिलकर बैठें और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, जो टेररिस्ट के हाइड आउट्स हैं, उनको अगर वो एलिमिनेट करते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो ये दोनों कंट्रीज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि ज़रा सी भी हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो तेज़ होती हैं तो साथ ही जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो तेज़ कर देती हैं, तो हमें उन्हें डिस्पर्स करने की ज़रूरत है और साथ साथ उनको एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ जो तापी गैस प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती है। जो तापी गैस प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होगी तुर्कमानिस्तान से, देन वो तुर्कमानिस्तान से होती हुई अफ़गानिस्तान आएगी, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया वो पहुंचेगी। तो ये गैस प्रोजेक्ट है ये फ़िलहाल इस वजह से हॉल्ट का शिकार है क्योंकि जो हमारा रीजन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेबल है ड्यू टू टेररिस्ट आउटफिट्स। तो अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट और जो तालिबान हैं वो टेररिस्ट को एलिमिनेट करने में कामयाब होते हैं तो हम स्पेशली पाकिस्तान जो है वो अपने एनर्जी क्राइसिस को ग्रैस्प कर लेगा, आराम से जो अपने जो एनर्जी क्राइसिस हैं उनको टैकल कर लेगा। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो आईसिस का है,
इस पे हमने डिटेल से बात की है। देन क्रॉस बॉर्डर्स जो अटैक हैं वो भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि जो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हैं उनकी वजह से हम दोनों स्टेट्स के जो बायलैटरल टाइज हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हो गए हैं। तो जो क्रॉस बॉर्डर्स अटैक्स हैं उनको रोकने की ज़रूरत है। और लास्ट टाइम पे हमने देखा कि बहुत दफ़ा जो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं और जो अफ़गानी फोर्सेस हैं उनके दरमियान एक झड़प जो है वो देखने को मिली है। और ये जो स्किर्मिशेस हैं, छोटी छोटी ये जो झड़पें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आई थिंक कि एक जो सिक्योरिटी डायलेमा है उसकी वजह से ही है। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को मिल बैठकर जो एक ट्रस्ट डेफिसिट इन दोनों के दरमियान पैदा हुआ है उसको एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ जो तालिबान हैं वो ऑफेंड हो सकते हैं कि अगर पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है वो यूज़ होती है अफ़गानिस्तान पे हमला करने के लिए। आपने देखा लास्ट ईयर अलकायदा का जो लीडर था, आई थिंक अबू अल जवाहरी, उसको ड्रोन अटैक में मार दिया गया था। तो जो ड्रोन अटैक था तो तालिबान ने एलिगेशन लगाई थी पाकिस्तान पे कि जो पाकिस्तानी एयर स्पेस है और जो पाकिस्तानी प्रेमिसेस हैं वो यूज़ हुई है अफ़गानिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन के लिए। और इस वजह से जो तालिबान थे उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करवाया था हमारे एम्बेसडर्स को जो अफ़गानिस्तान में हैं। और इन रिस्पॉन्स जो पाकिस्तान था उसने कोई भी जवाब जो है वो नहीं दिया था कि वाकई ही हमारी जो एयर स्पेस है वो इस मकसद के लिए यूज़ हुई है। और भी कुछ 2-3 हमलों की, अटैक्स की खबरें आई थी कि बहुत सारी जगह और पर भी अफ़गानिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशंस थ्रू ड्रोन्स जो हैं वो कैरी आउट किए गए हैं। और जो पाकिस्तानी एयर स्पेस है उसकी ही हमें सिग्नल्स मिलते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो सिक्योरिटी डायलेमा है, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, उसको और ज़्यादा क्रिएट कर सकता है। तो पाकिस्तान का जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो पहले ही इनसिक्योर है। तो अगर ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है इसको ना ख़त्म किया गया तो पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो भी इनसिक्योर दोबारा हो जाएगा। और यही चीज़ें जो हैं वो एब्सोल्युटली नॉट की तरफ जो है वो पॉइंट आउट करती हैं कि जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे उनका पॉइंट जो है, उनका जो स्टांस है वो कितना कैटेगोरिकली क्लियर था, साफ साफ क्लियर था। क्योंकि जो उसके रेपरकशंस हैं वो पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। देन उसके बाद है जी रेफ्यूजी का मसला। हो सकता है फ़िलहाल तो हमें ये चीज़ें जो हैं वो देखने को नहीं मिली कि 1996 की तरह या 79 की तरह हमें कोई रेफ्यूजी का इन्फ्लक्स देखने को नहीं मिला। जो तालिबान की अचीवमेंट है रेफ्यूजी के इन्फ्लक्स को रोकने के लिए वो बहुत कमेंडेबल है। उसके साथ साथ जी आपको पता है कि दोनों तरफ ही बाउंड्री के दोनों साइड पे ही फैमिलीज़ रहती हैं, उनका आना जाना रहता है, उनके आपस में कल्चरल टाइज हैं, फैमिली बॉन्ड्स हैं। तो वो लोग ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तानी और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसको बॉर्डर लेस कर दिया जाए। तो ये चीज़ जो है वो चैलेंजिंग साबित हो सकती है पाकिस्तान के लिए। और उसके साथ साथ जो तालिबान की लीनियंस है टुवर्ड्स इंडिया वो भी हमें दिखाई देती है कि किस तरह जो है इंडिया जो है वो अपनी सॉफ्ट पावर एक्सर्ट करने की कोशिश करता है बार बार अफगानी पीपल में। क्रिकेट मैच की ही आप एग्जांपल ले लें, कितना जो है वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है जब जो अफगानी लोग होते हैं और जो इंडियन लोग होते हैं उनके दरमियान अगर मैच होता है तो जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है। दोनों जो पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे को फुली सपोर्ट करती हैं। बट ऑन द अदर साइड हमारा जो है वो एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट होता है और बहुत सारे जो नागवार इंसिडेंसेस होते हैं वो भी हो जाते हैं। और लास्ट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि तालिबान चाहते हैं कि पाकिस्तान उन्हें 1996 की तरह लेजिटिमेसी अता करे, क्योंकि एक कंट्री जो है वो लेजिटिमेसी इनको देगा, देन आहिस्ता आहिस्ता जो तमाम कंट्रीज हैं वो इनको लेजिटिमेट, इनका जो रूल है उसको लेजिटिमेट करार दे देंगे। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट पाकिस्तान कैन डू फॉर अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के लिए क्या कर सकता है या क्या उसने पास्ट में किया है जब से जो तालिबान है वो पावर में आए हैं। तो सबसे पहले जो एक चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान ने OIC का जो इजलास है वो कंडक्ट करवाया था मार्च
2022 میں، اور وہاں پر جو افغانی لوگ تھے ان کے لیے جو ایڈ ہے اس کا اعلان کیا گیا تھا. آئی تھنک کچھ $550 ملین کے قریب جو ہے ایڈ پلیج کی گئی تھی فرام مسلم کنٹریز. سیکنڈلی پاکستان کو چاہیے کہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں افغانستان کے ان کو کلوز لے کے آئے تاکہ وہ لوگ جو ہیں اکنومیکلی طالبان کو سپورٹ کر سکیں. تو جب اکنومیکلی سپورٹ کریں گے تو آٹومیٹیکلی جو تمام کنٹریز ہیں ان کے جو فارمل ٹائز ہیں وہ اور زیادہ گہرے ہوتے جائیں گے. تو جب جو ٹائز ہیں وہ اور زیادہ گہرے ہوتے جائیں گے تو جو ریجن ہے اس میں ہمیں اسٹیبلٹی جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی. اور ایک اور چیز جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے وہی لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان نے اپنا جو واہ کا بارڈر ہے اس کو اوپن کیا تھا تاکہ جو ویٹ کی سپلائی ہے وہ انڈیا سے افغانستان جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی مدد حاصل کر سکتا ہے افغانیوں کی مدد کے لیے، یا جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو بھی ایک کال دینی چاہیے پاکستان کی طرف سے کہ آپ جو افغانستان کا کاز ہے اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اور ساتھ ہی ساتھ جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا تو پاکستان نے ہی جو یو ایس اور نیٹو کے ٹروپس تھے ان کو ایویکویٹ کیا تھا جو رہ گئے تھے افغانستان میں. تو فلائٹس جو ہیں وہ ریزیوم نہیں تھی یورپ سے اور ڈفرینٹ اور جو کنٹریز ہیں وہاں سے. تو پاکستان نے اس میں بہت بڑا رول جو ہے وہ پلے کیا تھا. جس پی آئی اے کو ان لوگوں نے یورپ میں بین کیا اور اسی پی آئی اے میں اپنی جو فورسز ہیں اور اپنے جو امبیسیڈرز ہیں ان کو کیری کیا گیا اور ان کو پہنچایا گیا ان کی لوکیشنز پر. اگر ہم وے فارورڈ کی بات کریں تو پاکستان کو چاہیے کہ وہ طالبان ریجیم کے ساتھ مل کر کام کریں پیس کو ریزیوم کرنے کے لیے ان افغانستان اینڈ ان دا ریجن ایز ویل. ساتھ ہی ساتھ پاکستان کو چاہیے کہ اپنے جو بارڈرز ہیں ان کو اسٹرکٹ کرے، چیک اپس جو ہیں اس کو اسٹرکٹ کرے، جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے بارڈر پہ اس کو اور زیادہ اسٹرینتھن کریں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں اور ان میں ہو سکتا ہے کچھ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کے بھی لوگ ہوں. تو پاکستان کو چاہیے کہ ایک پراپر میکینزم بنائے اور اس میکینزم کے تھرو جو اپنے بارڈرز ہیں ان کو اسٹرکٹ کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ جو آئی ڈی پیز ہیں ان کی واپسی کا کام بھی شروع کیا جانا چاہیے اور پاکستان کو جو اپنا انٹیلیجنس سسٹم ہے اس کو بھی اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ سگنل آؤٹ کر سکے کہ کون سے لوگ عام افغانی شہری ہیں اور کون سے لوگ جو ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں. لاسٹ میں ہم اپنے چیپٹر کو اینڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ طالبان پہ اپنا انفلوئنس جو ہے وہ ایگزرٹ کرے کہ وہ لوگ جو ہیں ہیومن رائٹس پہ کام کریں، ہیومن رائٹس کو وائلیٹ نہ کریں، اسپیشلی رائٹس ریگارڈنگ ٹو ویمن. تو جی 5-6 لیکچرز میں ہم نے جو اپنا افغانستان کا چیپٹر ہے اس کو ہم نے بالکل آئی تھنک ایک ڈیٹیل اسٹڈی کے تھرو ختم کر دیا ہے. تو آئی ہوپ اس میں آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں آئی ہوگی. اب ہم آگے بہت سارے اور جو چیپٹرز ہیں ان کو پڑھیں گے، جس طرح فورن پالیسی ہے، سینٹرل ایشین ریپبلک ہے، کشمیر کا ایشو ہے، پیلسٹائن کا ایشو ہے. تو ابھی یہ جو سیریز ہے یہ کافی لمبی ہے، آئی تھنک کچھ 70 to 80 ویڈیوز جو ہیں وہ بنیں گی کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ، اور کچھ جو ہیں 15 سے 20 جو ہیں وہ میں بالکل لاسٹ میں بناؤں گا سپٹمبر یا اکتوبر میں. تو تب تک جو بھی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہوں گی تو ان کو میں ان ویڈیو میں کور کروں گا، جس طرح کہ جو سعودیہ اور ایران کا ڈیٹینٹ ہے، رشین یوکرین وار ہے، چائنا کا جو انفلوئنس ہے وہ مڈل ایسٹ میں بڑھتا جا رہا ہے، اور بھی جو بھی جتنی بھی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہوں گی تو ان کو میں انشاءاللہ ان ویڈیوز میں کور کرواؤں گا. ابھی بس یہ جو لیکچرز میں نے پریپیئر کیے ہیں یہ آپ لوگوں کی بیسک انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے کہ آپ نے کیسے کسی ٹاپک کو ہینڈل کرنا ہے.